नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में यह हमारी डिकोड एग्जाम की जो हमारी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें पॉलिटी की यह दूसरी टेस्ट सीरीज है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। ठीक? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसकी व्याख्या भी दी गई है, तो अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों, ठीक है, संसद के दोनों से मिलकर होता है। दोनों जो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा वाले जो निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा होता है। अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। ये ध्यान रखना है, एकल संक्रमणीय मत द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं। तो इसमें हमारा उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो, ये सही नहीं है आपका। फिर अगला क्या है, उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही जितना कि राष्ट्रपति का होता है, ये तो सही है। उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है, ये सही नहीं है। तो 1 और 4 सही नहीं है, बाकी दोनों क्या हैं आपके सही हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्ताव किया जा सकता है, तो कहाँ? तो राज्यसभा में किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ उपराष्ट्रपति दिए गए हैं, एक तरफ कार्यकाल दिया गया है उनका। डॉक्टर जाकिर हुसैन डॉक्टर जाकिर हुसैन डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो कार्यकाल है वो 1962 से 1967 तक रहा है। बीडी जत्ती का कार्यकाल रहा है, ये आपका सही सुमेलित है, 1974 से 1979 तक। वेंकट रमन का कार्यकाल रहा है 1984 से 1987 तक। भैरव सिंह शेखावत का रहा है 2002 से 2007 तक। ये उपराष्ट्रपति हैं जिनका हम कार्यकाल देखें। इसमें बीडी जत्ती जो है ये सही सुमेलित है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री को कैसे चुना जाता है? निर्वाचन से, चयनित से, मनोनीत से या नियुक्ति से? ठीक? तो कैसे चुना जाता है? तो नियुक्ति से चुना जाता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक? राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। सांसद चुने जाते हैं। सांसद क्या करते हैं? अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ये अनुच्छेद 74 में कहा गया है। तो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं प्रधानमंत्री को। अगला क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है? बताया गया जवाहरलाल नेहरू, ये समाधि स्थल दिए गए हैं एक तरफ उनके और एक तरफ उनके नाम दिए गए हैं। तो जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है वो क्या है? तो सुमेलित नहीं पूछा गया है। तो लाल बहादुर शास्त्री का सुमेलित है शांतिवन। इंदिरा गांधी का सुमेलित है आपका शक्ति स्थल। राजीव गांधी का कर्म भूमि नहीं है, तो राजीव गांधी का जो है वो है वीर भूमि। वीर भूमि। और लाल बहादुर शास्त्री का है, लाल बहादुर शास्त्री का है विजय घाट। विजय घाट। कर्म भूमि किसका था? तो कर्म भूमि थी शंकर दयाल शर्मा का। शंकर दयाल शर्मा का। तो सुमेलित कौन सा नहीं था? तो राजीव गांधी। इसमें डी आंसर क्या है इसका सही? सुमेलित नहीं। बाकी लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट है, इंदिरा गांधी सही शक्ति स्थल है, राजीव गांधी का है वीर भूमि। वीर भूमि। अगला क्वेश्चन, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन है? तो ये प्रधानमंत्री हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का जो अध्यक्ष होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। और प्राइम मिनिस्टर किसका अध्यक्ष होता है? तो नीति आयोग। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो सामूहिक रूप से पूछा गया है, तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो राष्ट्रपति के प्रति।
यह अनुच्छेद 75 के अनुसार बताया गया है कि मंत्री लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। कहा गया है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 50 होनी चाहिए न्यूनतम सदस्य संख्या। 1/10 होती है, ठीक है, 1/10। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो आर के षणमुखम चेट्टी थे। आर के षणमुखम चेट्टी थे। तो भारत का जो पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया गया। 1949 में उनके स्थान पर जॉन मथाई को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? लाल बहादुर शास्त्री हुए हैं, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी। और भी हैं, डी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी और गुलजारी लाल नंदा भी हुए हैं। गुलजारी लाल नंदा भी हुए हैं। तो 1, 2, 3, ठीक है। डी आपका आंसर सही हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री एक से अधिक बार नहीं हुए हैं। गुलजारी लाल नंदा का कार्यकाल रहा है 1964 से 1964, यहाँ पे 27 मई से 9 जून तक रहे हैं कुछ दिन, और फिर पुनः 1966 से फिर 1967 11 जनवरी से फिर 24 जनवरी तक रहे हैं, लेकिन उन्होंने कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है। कौन सा अनुच्छेद है? तो 352वें अनुच्छेद में मंत्रिमंडल का एक ही बार प्रयोग हुआ है। अगले क्वेश्चन को, उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई, वह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? तो उदारीकरण, निजीकरण, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन किन प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? तो हुआ था आपका नरसिंह राव, ठीक है, नरसिंह राव के टाइम पीरियड में हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। निम्नलिखित में संविधान संशोधनों में कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होगी? तो ये 91वां संशोधन है, ठीक है, 91वां संशोधन है। ये हुआ था आपका 2003 में, जिसमें अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या का 15% ही हो सकता है, उससे अधिक नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, कथन कारण दिया गया है, भारत में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। कारण में बताया गया है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की के लिए पात्रता रखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? ए असत्य हो जाएगा और कारण क्या हो जाएगा इसका? सत्य हो जाएगा। कारण सत्य हो जाएगा। तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब व्याख्या इसकी देख लेंगे एक बार। अनुच्छेद 75 के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से संसद के निम्न सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यहाँ पे क्या कहा गया था? राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन बताया गया है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद कौन धारण करता है? तो इसमें भारत का जो महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। ये महान्यायवादी किसमें है? तो अनुच्छेद 76 में, अनुच्छेद 76 में है। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? कौन ले सकता है? तो महान्यायवादी ही ले सकता है, अटॉर्नी जनरल। सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? तो ये कानूनी सलाहकार होता है, कानूनी सलाहकार होता है। लोक निधि का अभिवाहक किसे कहा जाता है? तो लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को कहा जाता है, कैग को, इसको कैग को कहा जाता है। संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रण एक महालेखा परीक्षक
ये कर्तव्य को निर्धारित करता है। कर्तव्य आपके हैं 149 में, कर्तव्य किसमें है? 149 में। और महानियंत्रण नियंत्रण जो परीक्षक है, कैग है, वो 148 अनुच्छेद में है। अब बताया गया है कि लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व को सुमेलित करना है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। ठीक, इसमें बताना है कि कौन क्या राज्यसभा जो है सीट्स बताई गई हैं, कितनी कौन से स्टेट में सीट है। तो आंध्र प्रदेश में कितनी है? तो आंध्र प्रदेश में है 25। यहाँ देख लेंगे आंध्र प्रदेश, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में 25, तमिलनाडु में 39 हो जाएंगी, तमिल तमिलनाडु में 39 हो जाएंगी, महाराष्ट्र में 48 हो जाएंगी, छत्तीसगढ़ में 11 हो जाएंगी। अब बाकी जहां जहां लोकसभा की जो सीटें हैं, यहाँ लोकसभा की जो सीटें हैं, कुछ स्टेट हैं उसमें हम देख लेंगे। जैसे आंध्र प्रदेश में 25 है, तमिलनाडु में 39 है, महाराष्ट्र में 48 है, छत्तीसगढ़ में 11 है, पंजाब में 13 है, असम में 14 है, गुजरात में 26 है, और उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में है 80। ठीक? निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो स्पीकर अपने पद की शपथ नहीं लेता। स्पीकर तो किसकी शपथ लेता है? तो ये लोकसभा का जो सदस्य के तौर पे शपथ लेता है, ठीक तौर पे शपथ ले चुका होता है, स्पीकर के तौर पे शपथ नहीं लेता है, क्योंकि लोकसभा का सदस्य ही स्पीकर बनाया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों को बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 94 के अनुसार लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्य बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटा सकते हैं, किंतु ऐसा संकल्प तब प्रस्तावित नहीं किया जा सकेगा जब तक इस आशय की कम से कम 14 दिन पूर्व लिखित सूचना ना दी गई हो। ये ध्यान रखना है। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है, ये बताया गया है। तो इसमें सदस्यों को शपथ दिलाना यही प्रोटेम स्पीकर का काम है। अगला क्वेश्चन, प्रथम भारत की प्रथम लोकसभा पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के जो प्रथम लोकसभा स्पीकर थे वो जीवी मावलंकर थे। कौन थे? जीवी मावलंकर स्पीकर, एक प्रथम स्पीकर थे। लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग कब करते हैं? तो कास्टिंग वोट का प्रयोग करते हैं वोट बराबर होने की स्थिति में। यह अनुच्छेद 100 के अनुसार बताया गया है कि लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का जब प्रयोग करेगा जब विषय के संदर्भ में हुए मतदान सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों वोट बराबर होने के कारण टाई की स्थिति होती है, तो लोकसभा अध्यक्ष अपना वोट करता है, हम कास्टिंग वोट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 249 में कहा गया है, यदि राज्यसभा अपने उपस्थिति या मत देने वाले सदस्यों से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे कि वो राज्य सूची के विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक हो, तो ही संसद उस पर विषय बना सकती है, विधि बना सकती है विषय पर। अब राज्यसभा की जो सीट है उनका आवंटन देखेंगे तो आंध्र प्रदेश, इसमें होता है कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित? तो आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 11 हैं, बाकी उड़ीसा में 10 हैं, तमिलनाडु में 18 है, महाराष्ट्र में 19 है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 11 हैं, तो हमने देख लिया। राज्यसभा पदेन सभापति होता है, कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारतीय संसद के घटक क्या हैं? तो भारतीय संसद के घटक हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों भारतीय संसद के घटक हैं। अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद राष्ट्रपति दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 253 में, ठीक है, ये कानून बना सकती है अनुच्छेद 253 में। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है, अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। तो बैठ जाना इसे कहते हैं, बैठ जाना। बैठ जाना क्या होता है? तो अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोककर अन्य बोलने के लिए कह सकता है। अंतर प्रदन क्या होता है? किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीति या कार्य के विवरण की मांग है तो संसदीय प्रक्रिया होती है। संसद में शून्यकाल का समय क्या होता है? तो शून्यकाल का समय होता है दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच का जो समय होता है, वो शून्यकाल का समय माना गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। मनी विल इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, ठीक है। तो जो धन विधेयक है वो लोकसभा में ही स्थापित किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं किया जा सकता है, बाकी दोनों सदनों में नहीं, और धन विधेयक लोकसभा को नहीं, ये तो गलत ही हो जाएगा। अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित प्रस्तुत नहीं किया जा सकता राज्यसभा में। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों जो अधिवेशन होते हैं उनकी अध्यक्षता करता है स्पीकर। अध्यक्षता स्पीकर ही करता है लोकसभा का। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, तो इसमें आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये एक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, तो उसमें हम संयुक्त बैठक को बुलाते हैं। संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 108 में कहा गया है। अनुच्छेद 108 में दोनों सदनों की जो संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, ठीक। अगला, तो भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो भारत की संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। यदि हम संचित निधि से निधि निकालना चाहते हैं तो भारत की जो संसद है उसका अनुमोदन अनिवार्य है। धन विधेयक भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 110 में। 109 में क्या है? तो 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। क्या है? विशेष प्रक्रिया है। और 108 में क्या है? तो 108 में संयुक्त बैठक है। संयुक्त बैठक है। 111 में विधेयकों पर अनुमत है, ठीक है। ये अनुच्छेद 111 में है। सामान्य वित्तीय विधायन के चरण सम्मिलित हैं। किसमें चरण सम्मिलित हैं? तो आपका हो जाएगा आंसर, एक, बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक को पारित करना और वित्त विधेयक को पारित करना। ये 4 क्या हो जाएंगे? चरण सम्मिलित हैं। लेखानुदान ये सम्मिलित नहीं है इसमें, ठीक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का सही उत्तर हो जाएगा। बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक को पारित करना तथा वित्त विधेयक को पारित करना सामान्य वित्तीय विधायन के चरण हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रस्तावों में किसका संदर्भित संसद संबंध संघीय बजट से है? निंदा का प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव? तो इसमें आपका हो जाएगा कटौती प्रस्ताव, इसमें सम्मिलित है कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव सरकार की मांगों के प्रति विपक्षी दलों द्वारा असहमति व्यक्त करने हेतु कटौती प्रस्ताव लाया जाता है, जो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, एक नीतिगत, सांकेतिक और आर्थिक।
चलिए अगला क्वेश्चन है, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार कब लागू हुआ था? तो लागू हुआ था 1955 में। कौन सा सम्मिलित नहीं है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में लाया गया, ये भी सम्मिलित है 1955 में। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ये भी 1956 में लाया गया, ये भी सम्मिलित है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण 2005 में लाया गया, ये भी सम्मिलित है। ये आपका जो है सती निरोध अधिनियम, ये 1987 में लाया गया था, 1987 में, 86 में नहीं। ठीक है। सूचना का अधिकार जो है एक मूल अधिकार भी है और एक विधिक अधिकार भी है, तो इसमें दोनों सही हो जाएंगे। सूचना का अधिकार 15 जून 2005 को अधिनियम को राष्ट्रपति जी ने स्वीकृति दी थी और 12 अक्टूबर 2005 से प्रभावी हुआ था। राइट टू इंफॉर्मेशन जो आरटीआई है वो 2005, ये पूछा जा सकता है आरटीआई कब आया, तो 2005 में। और आरटीई कब आया था? राइट टू एजुकेशन, तो 2009, 2009। ये दो याद रखने, आरटीआई और आरटीई। निम्नलिखित में से कौन से एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो प्राक्कलन जो समिति है वो सबसे बड़ी संसदीय समिति थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 30 थी। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, प्राक्कलन समिति की। ठीक है, 30 होती है और इसका कार्यकाल जो होता है 1 वर्ष का होता है। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या में वृद्धि करने की शक्ति है वो किसमें निहित है? वो संसद में ही निहित है। संसद जो है भारत में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, वकालत कर सकते हैं, तो किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते। सेवानिवृत्त होने पर सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। अनुच्छेद 126 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऐसा तब किया जाता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, तब ऐसा किया जाता है। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो आती है मूल अधिकारिता के अंतर्गत, ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंतर्गत आती है। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का जो निर्णय है करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की जो शक्ति है वो इसके अंतर्गत आती है। ये अनुच्छेद 131 में कहा गया है। भारत में न्यायिक पूर्वालोकन पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 13 एवं अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 136 के अंतर्गत ये शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय में निहित हैं एवं अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227 के अंतर्गत राज्यों के उच्च न्यायालय, ठीक है, में भी ये शक्तियां निहित हैं। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया है भारतीय संविधान का संरक्षक। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जनहित याचिका को सम्मिलित किया गया है तो उस समय पी.एन. भगवती थे। कौन था? पी.एन. भगवती थे। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत रख सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के किसी भी विधेयक को आरक्षित रख सकता है अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध। निम्नलिखित अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने
की शक्ति जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद है 213। 213 अनुच्छेद है वो अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 213। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? विधान परिषद एवं राज्यपाल और विधानसभा एवं विधान परिषद, ये आपका शामिल है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यों की विधायिका में शामिल है राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, ये ध्यान रखना है। अनुच्छेद 168 में क्या शामिल है? राज्यपाल है, विधान परिषद है और आपका विधान सभा, ये तीनों शामिल हैं। राज्य विधान परिषद की संरचना का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 171 में किया गया है। अनुच्छेद 171 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिलती है? तो अनुच्छेद 169 में। अनुच्छेद 169 में। अनुच्छेद 169 के अनुसार विधानसभा परिषद की स्थापना या विघटन संसद तब कर सकती है जब संविधान राज्य की विधानसभा इस आशय का संकल्प सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत एवं उपस्थिति तथा मत देने वाले सदस्य 2/3 बहुमत से पारित कर दें। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान अनुच्छेद 70 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या हो सकती है? तो न्यूनतम हो सकती है 60 और अधिकतम होती है 500। ठीक, अनुच्छेद 170 के अनुसार। ठीक, लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं, जैसे सिक्किम में 32 है, मिजोरम में 40 है, गोवा में 40 है, पुदुचेरी में 30 है। तो ये ध्यान रखना है। 4 स्टेट ऐसे हैं जो अपवाद रखते हैं। सबसे ज्यादा विधानसभा अधिकतम किसमें है? तो अधिकतम है उत्तर प्रदेश में। यूपी में सबसे अधिक है 403 और सबसे कम किसमें है? सबसे कम है सिक्किम में, 32 संख्या है। 403 है यूपी में, 32 है आपकी सिक्किम में। इसमें कहा है कि किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन नहीं है? ये 3 ऑप्शन बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में नहीं। तमिलनाडु में जो है वर्तमान में 6 ऐसे राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है। जिनमें क्या है? विधान परिषद है। ठीक, सेकेंड हाउस ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक है, सेकेंड हाउस ऑफ लेजिस्लेचर क्या है? विधायिका का दूसरा सदन। तो आंध्र प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना है और उत्तर प्रदेश है। ये 6 ऐसे राज्य हैं जिसमें राज्यों में द्विसदनात्मक मतलब विधानसभा और विधान परिषद, ये 6 राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद है। और विधानसभा मैक्सिमम यूपी में विधानसभा के सदस्य हैं और मैक्सिमम 100 जो हैं विधान परिषद के उत्तर प्रदेश में ही हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। राज्य विधान परिषद विषय में सही क्या है? तो कौन सा कथन इसमें सही है? यह एक स्थायी सदन है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो 1 और 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में कौन एकमात्र राज्य कॉमन सिविल कोड लागू है? तो कॉमन सिविल कोड कहाँ लागू है? तो आपका गोवा जो राज्य है, गोवा में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां कॉमन सिविल कोड लागू है। राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है, इसमें से किसी को द्वारा नहीं किया जाता है। संचित निधि का जो संचालन राज्य की विधानमंडल के द्वारा किया जाता है।
उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सेनावृत्ति की आयु क्या है? तो आयु है 62 वर्ष। 62 वर्ष। निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? तो मूल अधिकारों का जो संरक्षण है, मूल अधिकारों का संरक्षण है, वो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं। यह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को एवं उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 और उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को। भारत में चलित न्यायालय किसका मानस पुत्र है? तो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया गया तथा एकत्रित किया जाता है? लगाया जाता है और एकत्रित किया जाता है, लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है। वितरित किया जाता है। तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा 270। अनुच्छेद 270। सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध किससे है? तो है केंद्र राज्यों के पारस्परिक संबंधों से है। केंद्र राज्यों के पारस्परिक संबंधों से। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? अनुच्छेद 355। अनुच्छेद 355। 355 में क्या है? तो संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। तो 356 में क्या है? यह राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का प्रयोग कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। निम्न में किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त कौन सा अनुच्छेद ऐसा है? तो अनुच्छेद 359 है, जिसमें भारत के जो राष्ट्रपति हैं मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं। आपातकाल की स्थिति के दौरान, जब राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति होती है, तो अनुच्छेद 359 में दिया गया है, आदेश जारी कर सकते हैं जो अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त अन्य मूल अधिकारों का भी कार्यान्वयन स्थगित कर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से केंद्र और राज्य में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? तो वित्त आयोग मापदंडों की अनुशंसा करता है। कौन? वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 10वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो केसी पंत थे। केसी पंत। एम खुसरो कौन थे? तो एम खुसरो थे 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। केसी पंत थे 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। सी रंगराजन थे 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। विजय केलकर थे 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। विजय केलकर। ठीक। योजना आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग की स्थापना की गई, तो ये की गई आपकी संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके। संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया, उसमें योजना आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग की स्थापना की गई। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आपका योजना आयोग, हाँ ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक संविधानेतर संस्था है? तो नीति आयोग जो है वो संविधान की एक क्या है? संस्था है। संविधानेतर मतलब संविधान से इतर, मतलब ये क्या है? गैर संवैधानिक क्या है? नीति आयोग संस्था है। बाकी सभी क्या है? संविधान की संवैधानिक संस्थाएं हैं।
क्योंकि इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। ठीक, संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई? तो 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय परिषद गठित की गई थी। 6 अगस्त 1952 को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें 1963 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना होती है। केंद्रीय सत्यकर्ता आयोग की स्थापना होती है 1964 में। भ्रष्टाचार निरोधक जो कानून है की स्थापना होती है 1988 में। प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1954 को होती है। 54 को होती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो नियुक्ति है, उसकी समिति में निम्न में से कौन सदस्य नहीं होता है? तो राज्य का सभापति जो है, राज्यसभा का जो सभापति जिसे कहते हैं आप उपराष्ट्रपति, ठीक है, वो नहीं होता। कौन कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, गृह मंत्री होता है, लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होता है और राज्यसभा के उपसभापति होता है। उपसभापति। केंद्रीय सत्यकर्ता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई थी? तो संथानम समिति की अनुशंसा पर की गई थी। संथानम, ठीक है, संथानम जो समिति की सिफारिशें पर सरकार ने 1964 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी किए थे। मंडल आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? मंडल आयोग की रिपोर्ट 1980 को। 1980। राज्य का लोक सेवा आयोग सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 315 में किया गया है। इसमें 315 में। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1900 जो 19 आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसमें पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे आप। तो अगला क्वेश्चन है, देखेंगे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त। राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324 में। 324 में कौन सा है? निर्वाचन। निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। निर्वाचन 324। चलिए, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा या मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। इसमें क्या उत्तर सही होगा? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, जो निर्वाचन आयुक्त हटाए जाते हैं तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा परामर्श दिया जाता है राष्ट्रपति को, तब जाके जो बाकी निर्वाचन आयुक्त बनाए जाते हैं उनको हटाया जा सकता है। अगला है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या होती है? तो 6 वर्ष होती है या 65 वर्ष जल्दी आयु पूरी कर लेते हैं तो 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु तक होती है, जो भी पहले हो जाए। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार की पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में कब प्रयोग किया गया? तो अनुच्छेद 8 1989 में। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की जो आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर
18 वर्ष कर दी गई थी, 18 वर्ष किया गया था, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ था। ठीक? तो कब कौन से संशोधन में किया गया? तो 1988 के संशोधन में किया गया। और कब लागू हुआ था? तो लागू हुआ था आपका 1989 में। फिर है, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बनी थी? तो बी एस रमा देवी जो थी, वो पहली प्रथम प्रथम मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त बनी थी। कब बनी थी? वे 26 नवंबर 1990 से दिसंबर 1990 तक इनका कार्यकाल रहा। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष से बनाया गया? तो बनाया गया 1989 से ही बनाया गया, 1989 से। चलिए अगला क्वेश्चन, एक तरफ राजनीतिक दल दिए गए हैं, एक तरफ दिया गया है गठन वर्ष। एक तरफ गठन वर्ष दिया गया है। तो सीपीआई सीपीआई का जो गठन वर्ष है, सीपीआई का जो गठन वर्ष है वो आपका है 1920 को, 1920। सीपीएम का क्या है? सीपीएम का आपका पड़ेगा 1964 में। एआईएडीएमके का जो है वो है 1972 में। तेलुगु देशम का है 1982 में, सॉरी। तो ये आपके, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा पहला। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह कौन सी थी? तो वह तारीख थी 15 फरवरी 1985। ठीक है, 1985। ये 10वीं अनुसूची में जोड़कर इसे दल बदल रोकने का प्रावधान बना दिया गया था। संविधान के संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश 27% का जो आरक्षण दिया गया, वो किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत दिया गया था? तो 93वां जो संशोधन हुआ है 2005 को, 93वां संशोधन 2005 को अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया गया, 27% आरक्षण दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 79वां संशोधन संबंधित है किससे है? तो 79वां संशोधन है आपका लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। ठीक, ये आपका हुआ 79 जो संशोधन होता है, ये 1999 को होता है, जिसमें लोकसभा और विधानसभा की जो अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां हैं तथा एंग्लो इंडियंस के आरक्षण की अवधि को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। ठीक, अगला आपका क्वेश्चन है, संवैधानिक संशोधन पे कौन सुमेलित है? तो बताया गया है कि 13वां संशोधन, 18वां संशोधन और 39वां संशोधन और 52वां संशोधन। ठीक, 52वां संशोधन। तो 39वां संशोधन, ठीक है, इसमें देखेंगे आपका, तो 13वां संशोधन है नागालैंड से संबंधित। 18वां संशोधन है राज्य को पुनर्भाषित किया गया था, 18वां संशोधन। 39वां संशोधन है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ठीक है, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। तो 92वां संशोधन है दल बदली अधिनियम से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही उत्तर। ये आप देख लेंगे इसमें। ठीक, समितियां दी गई हैं, एक तरफ वर्ष दिए गए हैं, मिलान करना है। ठीक है, मिलान करना है कौन से सम्मिलित नहीं है। तो कौन को इसमें कौन सम्मिलित है वो हम देखेंगे। तो अशोक मेहता जो समिति होती है वो 1977 में होती है, अशोक मेहता। ठीक है, अशोक मेहता। पीके थुंगन समिति, ये 1988 की समिति है। और बी आर मेहता की समिति है 1957 की समिति है। और एम एल जो सिंघवी समिति है 1986। तो इसमें देखेंगे ए का 4 है इसमें। बी का कौन सा 3? तो बी का 3 तो इसमें नहीं, डी क्या है? ए का 4, बी का 3। हाँ, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ये आप देख लेंगे, इसका व्याख्या भी दी गई है। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान के संशोधन करके दिया गया था, वह कौन सा संशोधन था? तो जो 73वां संशोधन 1992 को होता है, उसमें
महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण प्रदान किया गया था। पंचायती राज त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन आता है? तो त्रिस्तरीय जो पंचायती प्रणाली है उसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक समिति ये तो नहीं आती है। ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, ब्लॉक समिति, हमें लगता है कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद, ठीक, ये आती है। यही आपका सही है उत्तर। पंचायती त्रिस्तरीय में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद ये आती है। अनुच्छेद 243 में जेड जी के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है, 21। ठीक, 21 हो सकती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा है, किससे जुड़ा है? तो मानव अधिकार के संरक्षण से जुड़ा है। मानव अधिकार के संरक्षण से जुड़ा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन है। इसकी जो स्थापना है 1961 से लंदन एक बैरिस्टर पीटर वेनेंसन ने की थी। इसका मुख्यालय लंदन में है। जापान की संसद को क्या कहा जाता है? जापान की संसद को क्या कहा जाता है? तो जापान की संसद को डायट कहा जाता है। एक डायट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भाषा संविधान की, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं। तो अंग्रेजी जो भाषा है वो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं। बाकी 22 भाषाएं शामिल हैं, जिसमें असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुरी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, ये सभी 22 भाषाओं में शामिल। चलिए, हमारे 100 क्वेश्चंस हैं पॉलिटी के। ये जो दूसरी सीरीज है वो उसके कंप्लीट होते हैं। दूसरी पॉलिटी के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। 2 टेस्ट सीरीज हमने पॉलिटी की लगाई, ठीक है। अगली अदर सब्जेक्ट की हम टेस्ट सीरीज लगाएंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर अवश्य करिएगा और शेयर भी करिएगा, बेल आइकन दबा लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए, ठीक है। सब्सक्राइब भी अवश्य करिएगा। थैंक यू सो मच।